प्रश्न का उत्तर देना बाध्यता है, ये ध्यान देना है। सेक्शन 132। अब सेक्शन 132 पे आइए, आप जरा उसको पढ़िए। धारा 132। रीड सेक्शन 132। वाद, दांडिक कार्यवाही, सिविल कार्यवाही, देखिए, कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही में विवाद्यक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए प्रश्न का उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा, यानी उसे माफ़ी नहीं मिलेगी। मैंडेटरी एक उत्तर देना ही है। क्यों देना है, किस आधार, मतलब देखिए ध्यान से, बाध्यता है। और यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ विवाद्यक से सुसंगत विषय, क्षमा नहीं, क्षम्य नहीं। किस आधार पर क्षमा नहीं है, वो आधार दिया गया है। और जो आधार नहीं दिया गया है, इसका मतलब उस पर तो क्षमा आपको मिलेगी ही नहीं। जैसे आपको बहुत दिक्कत होगी, जैसे आपकी बहुत बेइज्जती होगी, जैसे आपकी मानहानि हो जाएगी, जैसे आपको उत्तर देने के लिए अपना कोई राज बताना होगा, इस पर तो क्षमा का जिक्र ही नहीं है, यानी वो तो अकाउंटेबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपको वह बात तो करना ही नहीं है, वो तो बताना ही नहीं है, वो तो क्षमा है ही नहीं। आधार देखिए क्या क्या है। सोनल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अभी बताते हैं। देखिए क्या आधार है। ये आधार मैं यहां लिखता हूं, यहां, कि अगर वो उत्तर दे दे तो अपराध में फंसाएगा। इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा, उत्तर देना होगा, पहला। दूसरा, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि फंस सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंस सकता है। एक तो ये है कि फंसाएगा 100%, और दूसरा फंस सकता है। तीसरा, अगर वो उत्तर दे दे तो शास्ति आरोपित हो सकती, जुर्माना या समापहरण, संपत्ति उसकी जब्त की जा सकती है। चौथा, शास्ति या समापहरण की उच्छन्न करने की होगी। उच्छन्न करने का मतलब है सामने लाने की होगी। जुर्माना जो भी लगाया गया हो उसके ऊपर वो फंस सकता है। संपत्ति का समापहरण, अगर आपको याद हो तो सीआरपीसी में एक प्रोविजन है बहुत
82, 83 से लेकर के 86 तक। जैसे एक्स पकड़ा गया मान लीजिए महाराष्ट्र में कहीं, और उससे पूछा गया कि 11 तारीख की रात को आप कहाँ थे, तो अगर वो उसका उत्तर दे देता है तो उसको देना पड़ेगा उस समय तो मैं डकैती कर रहा था वाई के साथ यूपी में, यानी किसी और अपराध में फंस सकता है। या अगर उसका उत्तर दे दे तो ये पता लग सकता है कि उसके खिलाफ तो फरार होने की उद्घोषणा जारी हो गई, और कुर्की की उद्घोषणा, संपत्ति उसकी जब्त हो सकती है। तो 132 क्या कहती है कि आपको इस आधार पर उत्तर देने से क्षमा प्राप्त नहीं होगी। उत्तर देने से क्षमा प्राप्त नहीं होगी, क्षम्य नहीं होगा। और अगर क्षम्य नहीं होगा तो इसका मतलब है कि बाध्य है, मैंडेटरी है कि आपको वो उत्तर देना ही होगा। यहां तक दिमाग में हमारे बात जानी चाहिए। अब इसका मतलब है अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए धारा 132 बाध्य कर रही है कि आप से जो भी प्रश्न पूछा जाए, या तो दांडिक कार्यवाही में या सिविल कार्यवाही में या किसी वाद में, तो आप उसका उत्तर जरूर देंगे, और सिर्फ इस आधार पे कि आप किसी अपराध में या जुर्माने में फंस सकते हैं, मना नहीं होगा। तब देखिए, अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, संविधान में भी इसी तरीके की बात कहीं कही गई है, वो कहां है? जल्दी से बताना है। जल्दी से। अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मनाही है, संविधान में वो कहां है? अच्छा ठीक है, लोगों ने लिखा है, सबने लिखा है। अनुच्छेद 20(3), ठीक है। बीस तीन होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर मैं यहां पर लिखूं 20(1), तो यहां क्या लिख सकता हूं? 20(1) में क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताइए। बीस दो में क्या लिख सकता हूं? 20(1) में क्या है? हाँ, कायोत्तर विधियों से संरक्षण।
एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 20(2) में क्या है? दोहरे दंड से सुरक्षा। और तीसरे में क्या है? आत्म अभिशंसन। ठीक है, आपको मालूम है। अब बहुत ध्यान से देखना है। प्रश्न है कि अगर धारा 132 अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए अलाउ कर रही है, तो क्या ये 20(3) का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, अभियुक्त को, ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी अपराध का अभियुक्त है, उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो धारा 132, ध्यान से सुनिएगा, मैं जितनी चीज पूछ रहा हूं सब बताना है। पहली चीज कि ये उल्लंघन है कि नहीं। दूसरी चीज बताना है कि अगर ये उल्लंघन है तो कौन सा लॉ संविधान का अप्लाई हो जाएगा। मयंक वार्ष्णेय ने एक बात कही है, वो है तो सही लेकिन उत्तर गलत है। मयंक ने कहा है कि 20(3) जो है वो एक्यूज पर लागू होती है और ये साक्षी पर। लेकिन अगर दोनों मिला दिया जाए तो क्या होगा? यानी अगर एक्यूज्ड साक्षी हो और उससे कहा जाए कि कबूलो, तब तो उल्लंघन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ये बात बिल्कुल सही है कि 20(3) एक्यूज्ड पर लागू होती है और ये साक्षी पर लागू होती है। और सिर्फ साक्षी जो है वो सिविल मामलों में भी हो सकता है, दांडिक में भी है। क्यों उल्लंघन नहीं है? यही तो प्रश्न है। विष्णुकांत ने लिखा है उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं? नहीं, बहुत ध्यान से आप देखिए। प्रोवाइजो सेक्शन 132 जो लिखा गया है, इसी वजह से उल्लंघन बच जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा है। 20(3) का प्रभाव बचाने के लिए ही 132 में प्रोवाइजो की परिकल्पना है कि आप प्रश्न का उत्तर तो देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन आपके उस उत्तर के संबंध में आपके लिए कोई अभियोजन नहीं होगा, तो प्रभाव बचा लेता है। फिर दिमाग में बात आती है कि तो फिर ऐसा किया ही क्यों गया है? इसलिए ताकि सत्य सामने आ जाए। तो प्रोवाइजो जो है ये मिल करके अनुच्छेद 20(3) के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम था, ये मुझे खुशी है। थोड़ा सा उसमें सुधार करना है। ये एक्यूज के ऊपर अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन ये किसी भी विटनेस के ऊपर लागू होती है, जो कि एक्यूज भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर एक्यूज हो गया तो ये अप्लाई हो जाएगा 20(3) यहाँ पर, और फिर बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस प्रभाव उसको कम करने के लिए ये प्रोवाइजो अप्लाई किया गया है। इतना चीज ध्यान में रखना है। तो अब देखिए ध्यान से क्या बात है। उत्तर देने की बाध्यता तो 132 में है, लेकिन सेक्शन 121 से 130,
सेक्शन 148 और 149, सेक्शन 151 और 152 और सेक्शन 150 ये अपवाद भी हैं, यानी यहाँ पर ये बाध्यता लागू नहीं होती है। इतना बस आपको समझना है। ये आपको समझना है कि इन सारी परिस्थितियों में बाध्यता लागू नहीं होगा। कृष्णा ने बहुत अच्छी बात लिखी है, सर ये भी तो है कि 20(3) में साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, जबकि यहाँ 132 में उसको साक्षी होने के लिए बाध्य किया जा रहा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, उत्तर देने के लिए। ठीक है, एकदम ठीक तुम्हारी बात है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो अब आपका काम क्या है, ध्यान देना है आपको। 149 डकैत वाला उदाहरण, ये आपको स्वयं लिखना है। इसको प्री के लिए लिखना है, इसको प्री के लिए आपको पॉइंट बनाना है। मजिस्ट्रेट वाला प्री के लिए पॉइंट बनाना है। इसमें 122 और 126 से 129 ये दोनों मैं आपको लिखवाऊंगा, मी, और 148 मी ये मैं लिखवाऊंगा। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। इसको अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। प्री के लिए इसका पॉइंट बना लीजिएगा, एक एक पैराग्राफ में, 3-3 4-4 लाइन में, बस ज्यादा नहीं। अच्छा, अब ये हो गया कि कौन सा प्रश्न आप पूछ सकते हैं, कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन क्या है, नॉन लीडिंग क्वेश्चन क्या है, परीक्षा में पूछेंगे, परीक्षा का पर्पस क्या है, सारी बातें इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन प्रश्न पूछने की शक्ति, यानी प्रश्न पूछ ही कौन सकता है। देखिए, पक्षकार सेक्शन 101, 102 रेड विद 137 एंड 138। लेकिन ध्यान क्या रखना है, सुसंगत विषयों से ही संबंधित, यानी पक्षकार जब प्रश्न पूछेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सुसंगत विषयों से ही संबंधित पूछेंगे, वो इररिलेवेंट नहीं पूछ सकते। न्यायालय द्वारा ध्यान देना है, सेक्शन 165 और न्यायालय को छूट दी गई है, वो चाहे तो सुसंगत पूछे और चाहे तो विसंगत पूछे, ये भी ध्यान देना। 165 हम कई बार पढ़े, अभी एक बार फिर पढ़ लेंगे। तीसरा, जूरी या असेसर भी प्रश्न पूछ सकता है। ये है सेक्शन 166 में, और यहाँ पर भी चाहे तो सुसंगत है और चाहे विसंगत है, ये ध्यान रखिएगा आप। यानी आपके लिए ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जूरी या असेसर की पूछने की शक्ति 166 में है, न्यायालय की यही 165 का एक्सटेंशन है। ये जूरी वह समिति या वह निकाय होता था
जो न्यायालय को निर्णय में पहुंचने में मदद करता था। समाज के प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा ये बनती थी, पर अब समाप्त कर दी गई है। असेसर वो व्यक्ति होता है जो कोई भी असेसमेंट करता है, टू असेस एनीथिंग, बिल्डिंग का वैल्यू है या कोई भी चीज़ असेस करने वाला, ये भी न्यायालय की सहायता के लिए वैल्यूएट करता है। और इन दोनों को सुसंगत या विसंगत प्रश्नों को पूछने की शक्ति दी गई है, लेकिन पक्षकार जो है वो सिर्फ सुसंगत से संबंधित ही पूछ सकते हैं। ये 3 वर्ग है पूरे एविडेंस एक्ट में जिसको कि प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है। देख सकते हैं आप धारा 166। इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्वेता का प्रश्न है कि पक्षकार का मतलब वकील से है क्या? वकील, पक्षकार का मतलब वकील, प्रश्न तो वकील ही पूछेगा लेकिन पक्षकार की तरफ से। तो आप पक्षकार जहां जहां यूज मैंने किया है तो ऑब्वियसली अब जैसे सबूत का भार पक्षकार पर है, लेकिन पक्षकार के मामले को लॉयर रिप्रेजेंट करता है तो आप लॉयर मानिए उसको। लेकिन एविडेंस एक्ट लॉयर को नहीं कह रही है, वो किसको कह रही है? पक्षकार को। इसलिए हम पक्षकार कहें। तो अब हमारे सामने पिक्चर क्लियर है। परीक्षा प्रश्न के द्वारा होगी। प्रश्न सूचक और असूचक 2 प्रकार के हैं। प्रश्न पूछने की शक्ति 3 वर्ग के व्यक्तियों के पास है, पक्षकार के पास प्राइमरी रूप से, न्यायालय के पास, जूरी और असेसर के पास। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मना किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर देने की बाध्यता है, चाहे भले ही आपको फंसा दे वो। प्रश्न पूछने से इनकार किया जा सकता है कुछ परिस्थिति में। कुछ प्रश्न अनुचित माना गया है, कुछ प्रश्न न्यायालय ही निषेध कर देता है, और कुछ वर्ग के प्रश्न हैं जिनका न्यायालय रिपोर्ट करता है। यहां तक। अच्छा, अब एक चीज और, पक्षकार जो प्रश्न पूछता है वो क्यों पूछता है? तथ्य को साबित करने के लिए। आप जानते हैं मैं तुमने जो क्वेश्चन पूछा अभी बताते हैं, वो मेरे दिमाग में है, अभी तुम लोग से पूछेंगे तब बताएंगे। 165 का पहला पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि न्यायालय ये क्यों पूछता है। रेलिवेंट फैक्ट का पता चलाने के लिए, लगाने के लिए, या उचित सबूत प्राप्त करने के लिए। धारा 165 का पहला पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिर न्यायालय ही प्रश्न क्यों पूछता है। न्यायालय प्रश्न पूछता ही क्यों है? रेलिवेंट फैक्ट का पता लगाने के लिए। जूरी या एसेसर देखिए, अगर आप 166 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है न्यायालय की सहायता करने के लिए। ये तीनों पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी ये पूरा सेटअप समझने में। अब यहाँ तक जितना हमने किया है, जिन भी पॉइंट वाइज जो बांटा है, वो यहाँ तक आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान देना है, इसका प्री के लिए नोट कर लेना है, इसका
प्री के लिए नोट कर लेना है। और कल हमने दो सेक्शन 139 और 140 का जिक्र किया था, इसमें दस्तावेज और सील का साक्षी वाला है, वो भी नोट कर लेना है। इतनी चीज़ नोट कर लेना है।